बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सर्किट थ्योरी। अब हम करेंगे 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स किसके ऊपर, सर्किट थ्योरी और नेटवर्क के ऊपर। अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी कैपेसिटेंस। तो हमें ये बताना है कि ऊर्जा प्रति यूनिट चार्ज क्या है। तो देखो ये मैंने वैसे वीडियो पे डाल रखा है हमारे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैनल में कि पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। वहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर रखी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और इसमें मैं बता देता हूँ जो हमारा वोल्टेज और जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए चार्ज को, किसको, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और बोलते हैं वोल्टेज। तो अब देखो वर्क डन की और एनर्जी की दोनों की यूनिट क्या है? जूल। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्यू फॉर चार्ज। तो इसको हम एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हमें बताना है जो इंडक्टेंस है किसका? इंडक्टर का। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए हमें क्या है कि छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो मेरा सबसे पहले क्या है, इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर का फॉर्मूला आता है एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए एल। ये बड़ा वाला जो कैपिटल एल किसके लिए? इंडक्टेंस के लिए। परमिएबिलिटी, एन क्या? नंबर ऑफ टर्न्स, ए फॉर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और आई एल फॉर लेंथ। तो जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं तो देखो सिर्फ इसमें बाकी सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इंडक्टेंस के एल के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/L। और ये जो स्मॉल एल है ये क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द इंडक्टर, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज। इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर नहीं भी क्लियर हो पाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज वाई ओम। द वायर इज स्ट्रेट टू ट्रिपल इट्स लेंथ, देन द रेजिस्टेंस बिकम। एक तार का प्रतिरोध वाई है, एक तार का प्रतिरोध वाई है, और अगर तार अपनी लंबाई का 3 गुने के लिए बढ़ा दिया जाता है तो फिर प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें इसमें बताना क्या है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता चाहिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। कि जो रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध है वो कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड किस तरह से करता है, एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो हम अगर इसका फॉर्मूला देखते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें क्लियरली दिख रहा है जो एरिया पे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है और लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। बट इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? लेंथ को 3 गुना किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ को 3 गुना किया है तो हम इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा किस पे? रेजिस्टेंस पे। तो हमारा जो प्रतिरोध है वो भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे अनुपातिक है। यही है कि जब कंडक्टर की लंबाई 3 गुना हो जाती है तो इसका प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज सेम है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 10 एम्पियर हमसे पूछा गया है, वो सेम है। किस तरह से है उसके लिए क्या करना है हमें? देखो करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। और जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। तो 10 एम्पियर क्या हो जाएगा? 10 कूलम पर सेकेंड। और हम इससे सिर्फ इस यूनिट एक ही है जो कूलम पर सेकेंड की है, तो इससे हम यहाँ आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम इन विच चार्ज फ्लोज। तो जो हमारा जो रेशियो है वो क्या है, टाइम, चार्ज टू द टाइम का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं करंट। गणितीय रूप से विद्युत प्रवाह को उस चार्ज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें चार्ज प्रवाह करता है। अब आगे हमारा क्वेश्चन, कंसिडर ए सर्किट विद टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये मेरा कि दो रेजिस्टेंस, माना कि ये एक रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये मेरा हो गया R1, क्या हो गया, ये R1, ये हो गया मेरा R2। अगर दो रेजिस्टेंस मेरे किस में हो, पैरेलल में हो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, ये मेरा A पॉइंट कर दिया, ये मैंने B पॉइंट कर दिया। दोनों रेजिस्टेंस अगर मेरे पैरेलल में हैं तो उनके अक्रॉस, जब भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम होगा, और अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो उनके अक्रॉस हमारा करंट सेम होता है। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लार्ज करंट फ्लोज इन द लार्ज रेजिस्टर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें उतना ही करंट कम फ्लो होगा। तो ये कह रहा है कि ज़्यादा करंट बहना चाहिए अगर ज़्यादा बड़ा रेजिस्टर है, तो ये गलत हो गया। करंट इज सेम इन बोथ, करंट सेम दोनों, बस सिर्फ एक ही केस में हो सकता है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं। पर हमें क्वेश्चन में क्लियरली दे रहा है दोनों के दोनों क्या है, बराबर नहीं है, अनइक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। अगर दोनों अनइक्वल रेजिस्टेंस हैं, लिख रखा है समांतर में दो असमान प्रतिरोध हो, अगर दोनों जो प्रतिरोध है वो हमारे क्या है, असमान हैं, अगर प्रतिरोध दोनों असमान है तो इसका मतलब हम उसके अंदर क्या है कि ये क्लियरली बता सकते हैं कि जो बड़ा वाला है उसमें कम करंट फ्लो होगा, जो छोटा वाला है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो दोनों में सेम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 आ जाता मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। इसका मतलब क्या है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सही है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैंने बताया था पैरेलल रेजिस्टेंस चाहे वाली से उनकी वैल्यू डिफरेंट हो, पर पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि V=IR होता है। तो I अगर एक में जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें I ज़्यादा है, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें I कम है, तो दोनों की दोनों वो क्या है, सेम होता है। स्मॉलर रेजिस्टेंस है स्मॉलर कंडक्टेंस, जैसे कि हमको पता है R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो स्मॉलर रेजिस्टेंस के लिए स्मॉलर कंडक्टेंस तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा इसमें बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा, C। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज पोटेंशियल डिफरेंस B अप्लाइड टू इट्स टू एंड्स। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज V इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज मेड D/4 देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स। तो हमें बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हमने क्या है, डायमीटर को मेड कर दिया है D/4। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला है ये V=I/NQA। ठीक है, ये क्या हो गया, NQA। यहाँ से इस वाले रिलेशन से हमें क्लियर पता चल रहा है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, एरिया के। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब देखो जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², πr²। अगर इस πr की जगह पे मैं d की वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाई, जब मैं d की वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसका हो जाएगा मेरा एरिया πd²/4। तो ये तो है हमारा नॉर्मल केस, इसको इक्वेशन फर्स्ट। और जब हम अब इसी के अंदर d की वैल्यू हम क्या कर देंगे, d/4 कर देंगे, d/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा πd²/64। अब जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि जो एरिया है वो 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। जब एरिया डिक्रीजेज बाई 16 टाइम, जब एरिया डिक्रीजेज बाई 16 टाइम है तो इसका मतलब मेरी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस। हमें ये बताना है हमें कि इस रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है बल्ब में, किस रेजिस्टेंस में। तो हमें उनका वोल्टेज दे रखी है और उनकी पावर दे रखी है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए पावर होती क्या है। पावर होती है B²/R। क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस, कि इनमें से जो रेजिस्टेंस
किस बल्ब का सबसे ज़्यादा है, निम्नलिखित में से किस बल्ब का उच्च प्रतिरोध है। उच्च प्रतिरोध तो वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे जो पावर है हमारी, क्या है पावर। तो जो पावर है हमारी, मैं ले लेता हूँ पेन ले लेता हूँ, जो पावर है P, तो P क्या है, P इज इक्वल टू होता है हमारा V²R। सॉरी ये क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन नंबर ये रहा। तो पावर है हमारा P इज इक्वल टू पावर है V²R। तो देखो एक सबसे पहली बार मैं अच्छी बात बता देता हूँ, जो जब रेजिस्टेंस ऊपर जाएगा, जब पावर नीचे आएगी, जिसकी पावर छोटी है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन, तो ये 100 वाले तो यूं ही एलिमिनेट हो गए। अब कौन कौन से बचे ये, अब इनमें से देखना है हमको वोल्टेज। तो देखो अगर पावर और वोल्टेज के बीच में अगर मैं रेजिस्टेंस को लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू V²/P। तो जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आ रहा है इस रिलेशनशिप में, और R है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/P के। जब इससे हम देख लेते हैं जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, पर हमें रेजिस्टेंस हाई चाहिए। इसका मतलब जिसकी पावर कम हुई उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। तो हम 60 वोल्ट तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे हम कि जो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो जिसकी V ज़्यादा होगी, अब जिसकी भी ज़्यादा होगी तो वो हमारा आंसर आ गया ये। वैसे चाहो तो इसको फॉर्मूले में रख दो, P इज इक्वल टू V²R, हमको V² भी दे रखा है और हमें दे रखी है क्या, R भी। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमारा जो R अगर 220 है और 60 वोल्ट है तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है 807। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला भी लगा रखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो सबका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। कई बार इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लेता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस, अगर लीस्ट रेजिस्टेंस पूछा है जब कौन सा हो जाएगा मेरा, लीस्ट रेजिस्टेंस किस केस में आ रहा है, 115 तो वोल्ट है और 100 वॉट है। अब आगे क्वेश्चन, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो हमारे डीसी सर्किट्स के लिए होता है, हाई करंट्स के लिए होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए होता है, पर सेमीकंडक्टर के लिए कभी भी हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ओम का नियम अर्ध कंडक्टर और इंसुलेटर पर लागू नहीं होता है। कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन, जो कंडक्टेंस है वो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, हमें पता है जो कंडक्टेंस है C इज इक्वल टू क्या होता है 1/R। एक तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ये 1/ओम होता है। तो कंडक्टेंस जो होता है वो हमारा 1/ओम ये हो जाता है मेरा MHO। एक ये क्वांटिटी है जो उल्टी करने पे भी देखो OHM ओम और MHO मतलब यहाँ से उल्टा हो जाता है। तो इसकी हमारी है क्या है आंसर मो। तो इसका आंसर कंडक्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मो। अब रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिफाइन, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर, तो जो R हमारा R क्या पढ़ा था हमने, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जो इसमें रो होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टिविटी होती है। तो ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रो इज इक्वल टू हमारा RA/L। तो ऐसे गलती मत करना कि ये एरिया पर लेंथ पे डिपेंड करती है, बिल्कुल नहीं करती है। सिर्फ ये किस पर करती है, मटेरियल पे ही करती है। क्यों, अगर आपने एक क्वेश्चन में देखा हो, जब मैंने रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स किया था, किसको, सॉरी एरिया को जब मैंने 3 टाइम्स किया था, तो जो मेरा रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता था, जब मैंने इसको जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है कि अगर मैं इसको ये करता हूँ तो स्पेसिफिसिटी हो जाएगी R/L। और जब मेरी R है, जब मैंने क्या किया कि लेंथ को जब 3 गुना किया था तो मेरा रेजिस्टेंस 3 गुना हो गया था। इसका मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं था,
क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये जब कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये सिर्फ मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, ना कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे या एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। अगर फॉर्मूले को लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लेंथ पर उस पर डिपेंड करती है, पर ये नहीं करती है, सिर्फ मटेरियल पर करती है कि वो नेचर ऑफ मटेरियल। इन करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ग्राफ ए लीनियर रेजिस्टेंस स्लोप इज, देखो हमको ये पता बी इजिकल टू आई आर, बी इजिकल टू होता है हमारा आई आर। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा अगर मैं आई अपॉन बी कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर इजिकल टू आई अपॉन बी। जो ये आई अपॉन बी हो जाएगा मेरा 1 अपॉन आर, तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन आर क्या कंडक्टेंस होता है, तो इसका मतलब हमारा आई अपॉन बी का रिलेशनशिप मतलब करंट वोल्टेज रिलेशनशिप गिव्स ए लीनियर रेजिस्टर, द स्लोप ऑफ ग्राफ विल इंडिकेट ए कंडक्टेंस। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स लॉ किस पे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज दैट फ्लोज इन इक्वल टू चार्ज दैट फ्लोज आउट। हमने देखा था नोड पर जब हम केसीएल लगाते थे तो जितने करंट्स आ रहे थे उतने ही करंट जा रहे थे। इनकमिंग करंट इक्वल टू हमने क्या किया था, आउटगोइंग करंट। इसका मतलब जो चार्ज हमारे आ रहे थे और जितने चार्ज हमारा जा रहा था तो इक्वल टू उस पर हमारा क्या चार्ज क्या है, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा किस लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द करंट लॉ रिप्रेजेंट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट वोल्टेज कैन नॉट अक्यूमुलेट एट नोड। तो ये हमारा जो करंट लॉ है मतलब वही है केसीएल है, वो क्या बताता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये बताता है कि वोल्टेज कैन नॉट अक्यूमुलेट नोड, चार्ज कैन नॉट अक्यूमुलेट नोड, चार्ज एट द नोड इज इनफाइनाइट, नन ऑफ दीज। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जब इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग करंट चार्ज है, इसका मतलब चार्ज नोड पर रुकता नहीं है। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट अक्यूमुलेट एट नोड, चार्ज कभी भी नोड पर नहीं रुकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लाइड एट, किरचॉफ्स किस पे करते हैं हम, लूप्स पे करते हैं, नोड पे करते हैं, बोथ लूप एंड नोड पे करते हैं, नन ऑफ अबव पे। आपने देखा होगा जब भी हम नोडल एनालिसिस किस पे लगाते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं जब हम क्या लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, मतलब केसीएल लगाते हैं। तो केसीएल हमेशा लगता है नोड्स पे, क्योंकि नोड पे ही आता है ना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, कि जितने करंट आ रहे हैं, जितनी धाराएं आ रही हैं, वो धाराएं जितनी धाराएं निकल रही हैं वहाँ से उसके बराबर होती हैं। इसलिए ये जो केसीएल है वो हमारा नोड पर लगता है और केवीएल हमेशा हमारा किस में लगता है, लूप में लगता है। डिटरमाइन द करंट इन ऑल रजिस्टर्स इन द सर्किट सोल। हमारे पास एक सर्किट दे रखी है, 50 एम्पियर का एक करंट फ्लो कर रहा है, 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ, इसका आंसर मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डालोगे। अगर फिर भी ये आपको क्लियर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। इसमें क्या है, करना कुछ नहीं है, या तो आप नोडल एनालिसिस लगा सकते हो। नोडल एनालिसिस से माना कि यहाँ पे तो आपने बी मान लिया, इसको हमने क्या है ग्राउंड कर लिया, हमने इक्वेशन लिख ली। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, b/7 प्लस b/3 प्लस b/5 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। जब b की वैल्यू निकल जाएगी तो b/7 प्लस b/3 प्लस b/5, तो तीनों हमारी करंट की इक्वेशन आ जाएंगी। तो पहले आपको v निकालना है, उसके बाद ये पूरा सॉल्व करना है। चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, करंट डिवीजन रूल से। यहाँ से 50 एम्पियर है, ये इन तीनों ब्रांचों में डिवाइड होगा, तो पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को 1 मान लीजिए, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के इस करंट को डिवाइड कर दीजिए। फर्दर जो करंट आता है उसको इन दोनों ब्रांचेज में डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है डिटरमाइन द करंट थ्रू द रजिस्टर R3 शोन इन फिगर यूजिंग केसीएल। केसीएल का उपयोग करके आंकड़े में दिखाइए कि अवरोध R3 के माध्यम से वर्तमान का निर्धारण करें। जैसे कि हमारा ए क्या है, 60 एम्पियर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में है। तो हमारे करंट डिवीजन रूल से देखो, एक में 10 एम्पियर जा रहा है, दूसरे में 25 जा रहा है, तो तीसरे में ऑटोमेटिकली 25 जाएगा रिमेनिंग। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो कितना है, आंसर ए। क्वेश्चन 6
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि हमको करंट पूछा है, 20 कॉलम हमको क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, 20 कूलम चार्ज दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है मेरा क्यू बाई टी। आई होता है जब मेरा क्यू बाई टी, ठीक है। जो आई क्यू बाई टी होता है तो इसको अगर हम लगा देंगे तो ये क्या है कि 20 चार्ज 20 क्यू टी मेरा क्या है 1/4, तो वो 4 ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4। 20 इंटू 4 मतलब 80, तो ये आ गया मेरा टोटल 80। ये 80 हो जाएगा तो मेरा आंसर आ गया डी। अब बात करते हैं हम 19 की। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो जो हमारा केसीएल था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था, ये हमारा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत रेयर वो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन हमेशा ये पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर से कंपटीशन में देखने को मिल जाएगा, अगर कोई भी है एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है और इनको क्लियरली याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए सर्किट विद मोर नंबर ऑफ लूप विच इज बेस्ट सूटेड फॉर एनालिसिस। देखो जब हम लूप की बात करते हैं, मैंने बताया जब नोड की बात करेंगे तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। और जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम लूप की बात करेंगे तो हमेशा हम लगाएंगे केवीएल, और जब हम नोड की बात करेंगे जब हम लगाएंगे क्या, केसीएल। तो हमारा ये किस में लगाना है, लूप है, लूप हो मैश हो तो हम हमेशा केवीएल यूज करते हैं। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमें इनमें से जो है गलत स्टेटमेंट है उसको पिक करना है। इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट। जो इंडक्टर है वो पैसिव एलिमेंट होता है, बिल्कुल सही है। जो हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता तो वो क्या होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। और करंट सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट, बिल्कुल सही है। जो करंट सोर्स है वो सक्रिय तत्व है। क्यों सक्रिय है, क्योंकि वो हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। रेजिस्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट, बिल्कुल सही है। जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं देता, तो वो पैसिव एलिमेंट है। वोल्टेज सोर्स इज पैसिव एलिमेंट, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। क्यों है, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स दोनों के दोनों हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर वोल्टेज सोर्स इज नेग्लेक्टेड द टर्म्स अक्रॉस सोर्स वुड बी। अगर हमको वोल्टेज सोर्स को क्या करना हो, नेग्लेक्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, जब देखो हम थेवेनिन वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम में भी ये यूज करते हैं हम वोल्टेज सोर्स वाला। और कंसेप्ट किस में यूज करते हैं, जब हमको रेजिस्टेंस भी निकालना हो थेवेनिन में या नॉर्थ आर इक्वलेंट, तो क्या करते थे हम कि जो वोल्टेज सोर्स को हमेशा हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरनल इम्पीडेंस वो जीरो होता है। इंटरनल इम्पीडेंस जीरो का मतलब है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, मतलब शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को हम हमेशा ओपन सर्किट करते हैं। तो ये है कि अगर वोल्टेज सोर्स को अगर हमें नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो जो टर्मिनल अक्रॉस सोर्स शुड बी, तो वो हमेशा क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट होंगे। वोल्टेज सोर्स को विकसित करने के लिए सोर्स टर्मिनल को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट। इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स दे हैव, जो आइडियल करंट सोर्स है, तो आइडियल करंट सोर्स क्या होता है कि उसका आइडियल करंट सोर्स की जब बात करते हैं तो करंट सोर्स में तो होता है इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी बताया था। और वोल्टेज में होता है कितना, जीरो इंटरनल। इसलिए इसको तो हम करते हैं ओपन सर्किट हमेशा, उसको करते हैं हम क्या, शॉर्ट सर्किट। तो करंट सोर्स को हमेशा किस इसलिए हम ओपन सर्किट करते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरनल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान लिया जाता है। The network consists of a linear resistor and ideal voltage source. The value of resistors are double than voltage across each resistor. तो देखो अगर हमारा कोई लीनियर रजिस्टर है जिसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स आर डबल। रजिस्टर की वैल्यू डबल करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था वोल्टेज हमेशा रिमेन अनचेंज रहेगा। क्योंकि क्या है, इवन और चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लीनियर वोल्टेज रिमेन कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर हमेशा सेम रहता है। द प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट। अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स को तो हम नॉर्मली करंट सोर्स से रिप्लेस करते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं तो करंट सोर्स के हमेशा हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स के अगर सीरीज में हम क्या लगा देंगे,
रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में, वोल्टेज के साथ सीरीज में लगता है हमेशा, तो वो क्या होगा हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और अगर आपको याद हो तो आप नॉर्टन्स थ्योरम और जब नॉर्टन्स थ्योरम जब लगाते हैं तो उसमें हमेशा एक हम करंट पता करते हैं और उसके पैरेलल में ही हम रेजिस्टेंस पता करते हैं। ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्रेजेंट। अब यही आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो क्या है हमारा, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो एक रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसका आंसर भी होगा, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं इन सीरीज में विद आइडियल वोल्टेज सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स किस तरह से ऐसे होता है, मतलब डीसी वैल्यू, तो एक तो ये क्या है यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल क्यों है, क्योंकि ये जीरो के बाद शुरू हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, और ये जैसे वोल्टेज सोर्स मैंने बता दिया एक्टिव है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया सी, ये एक्टिव एंड यूनिलेटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसके लिए क्या ट्रू है, मैंने अभी जस्ट ही बताया था, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट। डिपेंडेंट सोर्सेज, जो डिपेंडेंट सोर्सेज है वो डिपेंडेंट सोर्सेज में भी एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेज हमारे करंट सोर्स भी हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो। विथ सम इनिशियल चेंज एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस द कैपेसिटर विल एक्ट। जो कैपेसिटर है क्या करता है हमारा, द कैपेसिटर इज चार्जिंग टू ए पर्टिकुलर वोल्टेज, इट एक्ट एज ए वोल्टेज सोर्स। टी प्लस 0 पर जब तुम ट्रांजिएंट सोल्व करोगे तो उसमें आता है कि टी प्लस 0 पर हमेशा हम कैपेसिटर को क्या है वोल्टेज सोर्स की तरह काम कराते हैं। इफ ए करंट सोर्स इज नेग्लेक्टेड द टर्मिनल अक्रॉस सोर्सेज। अगर हमने करंट सोर्स को अगर नेग्लेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था इनफाइनाइट क्या है, इसके इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम हमेशा करेंगे क्या ओपन सर्किट। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर, एक कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाई जो इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है 200 मिली एम्पियर, लोड 2 किलो ओम, अगर लोड चेंजेज 100 ओम तो लोड करंट पूछा है। तो देखो V इजिकल टू आई आर लगा देंगे हम, तो जब V इजिकल टू आई आर लगाएंगे हम तो इससे क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज हम पता कर लेंगे। 2000 किलो ओम तो बोल 2000 ओम अपॉन क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दिया किससे R से, उससे I से, तो I क्या 0.2 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर को 0.2 लिख दिया तो 400 वोल्ट आ गया, 400 वोल्ट आ गया। उसको I की वैल्यू निकालनी है तो 400 वोल्ट अपॉन 100 ओम R रेजिस्टेंस इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। A voltage source having a open circuit of 200 volt internal resistance of 50 ohm is equivalent to the current source। तो अगर इसको है हम क्या करेंगे V इक्वल टू आई आर करंट निकाल लेंगे तो करंट आ जाएगा 4 एम, और जो करंट के हमने बताया कि पैरेलल में हमेशा क्या होता है हमारे रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो उस रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।